किसी भी देश के विकास को मापने के यूं तो कई मापदंड हो सकते हैं, लेकिन एक अहम पैमाना होता है उस देश की महिलाओं और बच्चों का विकास। और इस वर्ग के विकास की जिम्मेदारी होती है महिला और बाल विकास मंत्रालय के कंधों पर। और ये वो काम होता है जिसके लिए नीति नियम अपनी जगह है, लेकिन संवेदनाएं भी इस काम से बहुत जुड़ी होती हैं। हमारे साथ इस वक्त है महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी जी। मेनका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। लेकिन 2 साल पूरे हो गए हैं आपकी सरकार को, कैसे रहे ये 2 साल? मुश्किल से कटे, इसलिए क्योंकि जब ये मंत्रालय शुरू हुआ था तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों को अपने ही तौर तरीकों से मापदंड बनाने पड़े, पैरामीटर्स बनाने पड़े, देखना पड़ा कि कहाँ, क्योंकि कुछ हुआ नहीं था तब तक, तो क्या पहले किया जा सकता है, क्या छोटा किया जा सकता है, क्या बड़ा किया जा सकता है। तो जब मैं आई तो आप देखेंगे हमने 2 बोर्ड बनाए। एक बोर्ड पर बड़े छोटे सब कुछ, और एक बोर्ड वो है कि जो इतने मोटी चीज़ें कि अगर ये हो जाए तो देश में फ़र्क पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों पर काम करते रहें। अब मिसाल, एक चीज़ जो कभी नहीं हुआ था आज तक वो ये था कि जो इंस्टीट्यूशंस में हम लोग बच्चों को डालते हैं, अनाथ आश्रम, ऑब्जर्वेशन होम्स, और जिसमें हम औरतों को डालते हैं, किसी ने आज तक देखा नहीं था। अब पड़े रहें तो पड़े रहें। कभी वहाँ के केयर टेकर्स ने उनके उंगलियां काट दी, कभी उनका खाना चोरी कर लिया, कभी उनको कमरे में बंद कर दिया, कभी बाथरूम नहीं चल रहा है, तो ये किसी ने नहीं देखा। तो अब एक ऑल इंडिया एक इंस्टीट्यूशन का मैंने करवाया है सर्वे, और क्या क्या मापदंड है उसमें करवाया है। और ये जून एंड तक हमको पता चलेगा कि कहाँ हमको पैसा डालना है, किस में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखा जाए तो। लेकिन देखा जाए तो जब 2015 का साल शुरू हुआ, 2014 में एनडीए सरकार बनी, 2015 के जब साल शुरू हुआ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे एक बड़ी घोषणा की गई। 2016 जब जनवरी आई, नया साल शुरू हुआ तो जेजे एक्ट अमल में लाया गया। तो 2 बड़े पड़ाव आपने पार किए हैं। लेकिन अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत करें, 100 जिलों के बाद 61 जिले और, लेकिन जो ये 100 जिले थे, इनमें जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि 49 जिले ऐसे हैं जहां आप लोगों ने अपना लक्ष्य हासिल किया। जो 51 जिले बाकी बचे, उनमें क्या मुश्किलें थी? जब हमने शुरू किया तो मैंने सोचा कि 830 मान लो कहीं गिरे थे, कहीं 790 हुआ था, कहीं इस किस्म के ज़िले हमने चुने थे। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम शोर मचाएं बहुत ज़्यादा, और हम पैसा बहुत ज़्यादा डाल नहीं रहे, 1 करोड़ पर ज़िला डाल रहे हैं, जो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसको अगर हम लोग बहुत ही शोर मचाए, बहुत ही लगे रहें, तो 830 से बन जाएगा 850, और वो हम उसको सही मान लें। तो 10 पॉइंट्स का हम लोगों ने गुंजाइश रखी कि 1 साल में होगा। तो हम लोगों ने अलग अलग 2-3 मापदंड रखे। एक तो इंस्टीट्यूशनल, बच्चा पैदा होगा तो अस्पताल में पैदा होगा, नहीं होगा तो जेल जाएंगे कोई ना कोई। दूसरा, अगर आप हमको ज्ञान दे दें कि आपके गांव में कोई छोटी उम्र में शादी कर रहा है, या कोई बच्चा अपना गिरा रहा है क्योंकि लड़की है, तो फिर आपको कोई अवार्ड मिलेगा। फिर हमने एनजीओज़ को बुला करके उनको प्रोत्साहित किया कि आप जाओ और आप इस प्रोग्राम चलाओ। फिर हमने बहुत सारा रेडियो पर, टीवी पर, पोस्टरों पर ज्ञान दिया, और गांव-गांव हमने गाड़ियों को भेजा फिल्में दिखाने के लिए। और सबसे ज़्यादा हमने गांव के पंचायत पर एक गुड्डा गुड्डी बोर्ड बनाया, जिसमें कितने लड़के हैं इस गांव में और कितनी लड़कियां हैं, ताकि आप रोज़ देखो और रोज़ शर्मिंदा हो। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 10 पॉइंट नहीं, 20 पॉइंट नहीं, सारे 100 के 100 चले गए 30 पॉइंट से ऊपर। और जहाँ तक हरियाणा का मामला था, जो सबसे गया गुजरा था, वो 830 से लेकर के 907 पर गया, विच इज़ अनबिलीवेबल। इसका अगर हमने इसमें सक्सेस पाया है तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, और एक चीज़ का बदलाव नहीं है कि बस लड़कियां पैदा हो रही हैं। इसमें 20 चीज़ें बंदी हैं। लोग लड़कियां पैदा नहीं करते थे क्योंकि वो डरते थे उनकी सिक्योरिटी के बारे में, डरते थे दहेज देने के, और कहते थे कि पराये। तो ये तीनों चीज़ों को पार करना, जो हज़ारों साल से जुड़ी हुई है। एक तो सुरक्षा, अगर ठीक हुआ तो लड़कियां पैदा होंगी, तो इसका मतलब सुरक्षा में कुछ ना कुछ फ़र्क तो आया ही।
उन डिस्ट्रिक्ट्स में। दूसरा, दहेज कम हो गया होगा और छोटी उम्र की लड़कियों की शादी में फ़र्क पड़ गया होगा। तब जा करके हम लोग ये बेटी बचाओ तक यानी हम ये मानकर चलें कि कहीं ना कहीं समाज में बदलाव जमीन से शुरू हो रहा है। हाँ। और वो आगे आ रहा है, तो ये एक उम्मीद सामने जगाती है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ इसके साथ हम जेजे एक्ट की बात करना चाहें तो अभी हमने मर्सिडीज का हिट एंड रन मामला देखा, जिसमें हमारे कहने पर वो लड़का जेल गया और उसके पिताजी भी गए। जी बिल्कुल। और अब एक और एक्ट आ रहा है जिसमें माँ बाप अगर बच्चा चलाए गाड़ी और उस गाड़ी के साथ कुछ हादसा हो जाए तो माँ बाप जिम्मेदार। या अभी तक तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन बच्चा गाड़ी ले ले और वो जिम्मेदार ना हो तो किसके ऊपर जिम्मेदारी डालें? ये भी बच्चा है, वो भी बच्चा है। अब तो हमने दोनों को पकड़वाया। तो ऐसे में आपको लगता है अब उम्मीद बनती है कि जेजे एक्ट आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे जैसे सामाजिक ढर्रा बना हुआ है, उसमें आपको क्या लगता है कि चैलेंज भी क्या होगा जेजे एक्ट के सामने? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है कि हमारे पास कम जगह है वो बच्चों को रखने के लिए, जो अब 16 साल की वजह से हमारे दायरे में आएंगे, तो वो बन रहे हैं, आराम से बनाएंगे। और दूसरा कि जब हम रखते हैं उनको तो क्या सिखाएं उनको? अभी तक तो केवल आप रख रहे थे, अब हम कह रहे हैं आप रखो भी, लेकिन उस बच्चे को कुछ कमाने के लिए कुछ सिखाओ, कुछ करो, तो वो भी एक चैलेंज हो गया है। जेजे एक्ट के तहत एक और जो बड़ा बदलाव आया है वो है एडॉप्शन को लेकर, गोद लेना बच्चों को। और कारा जो काम कर रही है वो काम भी अच्छा कर रही है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखते हैं मेनका जी, तो एक अलग सा आंकड़ा सामने आता है। 2013-14, 14-15 में तो 4 से 5 हज़ार, 3 से 5 हज़ार के बीच बच्चे गोद लिए गए हैं, लेकिन 2015-16 में 2000 कुछ पे कम हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जून में पूरा एक्ट बदल दिया। जो रूल्स आए उसमें से हमने क्या किया, वो पूरा का पूरा बदलाव आया। तो हम लोगों को लगा 6 महीने वो एक्ट को स्टेटों को समझाने में। एक्ट में फ़र्क क्या था? पहले क्या होता था कि आप आज़ाद हैं, अगर आप अनाथ आश्रम चला रहे हैं आप आज़ाद हैं, आप हमको बताएं नहीं बताएं, बच्चों को बेचें नहीं बेचें, विदेश चले जाएं मर जाएं, ये बस आप ही जाने, आपका काम जाने। अब हमने पिछले साल जून में क्या किया, आप कोई भी बच्चे का अडॉप्शन आप अपने आप नहीं कर सकते हैं। ना आप बच्चे को बेच सकते हैं, ना आप उसको चोरी करवा सकते हैं, ना अब कोई दे रहा है 50,000 तो कोई दे रहा है 1 लाख, तो आपने 1 लाख वालों को दे दिया। अब जो भी होगा आप सारे बच्चों के नाम, पता और मेडिकल रिकॉर्ड्स कारा में डालेंगे और कारा दिखाएगी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट को और 3 शक्लें दिखाएगी, जो उसको पसंद है कहीं से भी वो उसको देना पड़ेगा। अब इसमें समय लगा। दूसरी चीज़ जो हमने शुरू किया कि हमें पता चला कि हमारे पास खाली 400 अनाथ आश्रम थे जो रिपोर्ट कर रहे थे, कम से कम 50,000 थे जो नहीं कर रहे थे कुछ भी। यानी कि वो बेचे, फोर्स लेबर करे, मारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो भी दायरे में आ गए, वो सब दायरे में आ गए। फिर कुछ लोग अदालत चले गए कि हमको नहीं करना है, क्योंकि उनकी आमदनी बंद हो गई, तो वो अदालत से हम जीते, लेकिन उसमें भी समय लगा। तो करते करते ये बहुत कम हुआ और इस साल आप देखेंगे 4 गुना हो जाएगा। जी उम्मीद करते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं भी उम्मीद करती हूँ। बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बड़ी समस्या कुपोषण की, और ये एक ऐसा विषय जो आपके भी दिल के बड़ा करीब है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो वाकई आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन हम इतना कुछ करने के बाद भी इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। चूक कहाँ हो रही है? क्यों नहीं हम इस जंग को जीत पा रहे? हम इस पर बहुत आहिस्ता काम कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो मैं स्टेट पे स्टेट को बुला कर कह चुकी हूँ कि अगर हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक ऐसा कप बनाए, वो कप 400 ग्राम हो या 500 ग्राम हो या जितना भी आप बच्चे खाते हैं, उसमें हम लोग बजाय कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनाएं, आंगनवाड़ी से बनाएं, कोई ऐरी गैरी औरत से बनाएं, कोई किसी और से बनाएं, कॉन्ट्रैक्टर दूर का कोई बैठा है उससे बनाएं, और ये सब का सब गंदा है। तो बजाय कि वो करें, अगर हम लोग खाली ऐसे इंडस्ट्रीज़ में डाल दें, चाहे आप NGOs का ही इंडस्ट्री क्यों ना बनाएं, लेकिन वो कोई हाथ छुए ना, रोज़ के रोज़ वो उसी कप में डाले थ्रू आउट इंडिया। स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी बने, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपीज़ बने जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन है और अच्छा खाना है। अब मैं कहीं गई हूँ तो कड़ी फटी, चावल कच्चे, मैं हिमाचल में गई थी तो वो पकौड़े ही दे रहे हैं।
तमिलनाडु में गई तो कोई पाउडर दे रहे हैं जिससे कोई ना खा सके। लेकिन इसके भी खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ताज़ा खाना मिलना चाहिए। ताज़ा खाना मिलना चाहिए, लेकिन ताज़ा खाना आप जब इंडिगो पर जाते हैं तो आपको मिलता नहीं है वो कप, और उसमें पानी डाल देते हैं तो एकदम से इतना टेस्टी बन जाता है। तो वो हम बना सकते हैं। तो वो हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको शुरू करो। 7 रुपए में ये आराम से बन सकता है। लेकिन स्टेट बहुतों के बंधे हुए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, शायद स्वार्थ हैं जिसकी वजह से शायद आगे, लेकिन हम उम्मीद करें कि अच्छा, क्योंकि ये छोटे बच्चे कुछ बोलते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाएंगे ना, नहीं खाएंगे तो ये किसी और को खिला देंगे, या बनाएंगे नहीं और कह देंगे कि हमने बना दिया। लेकिन आपकी तरफ से काम आगे बढ़ाया जा रहा है, राज्य काम इसी साल होगा, लेकिन जो पहला कदम हो रहा है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोगों ने फिर आंगनवाड़ियों को ट्रेन करना है। अब आंगनवाड़ी हम लोग 40 साल से उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, 18,000 करोड़, एक दफ़ा भी ट्रेनिंग नहीं दिया। उनको मालूम ही नहीं कि करते क्या है। लेकिन एक बात बताइए मेनका जी, जैसे आंगनवाड़ी की बात आपने की है, तो आंगनवाड़ी में तो बहुत सारे काम किए जाते हैं, कराए जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम, और आशा पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ऐसे में आपको लगता है जो इनके मेहनताने की बात उठती है, इनको प्रोत्साहन देने की बात उठती है, ये महत्वपूर्ण है और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? ऐसे है कि आंगनवाड़ी को हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बजाय कि उसका अपना काम। उसका काम बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका काम है बच्चों को और माँ को जो प्रेग्नेंट है उनको खिलाना, बस। और वो भी कौन बच्चे, पहले से लेकर के 6 साल तक। और कुपोषण अगर है तो कुपोषण के लिए खाना देना, देखना कि कुपोषण नहीं होता है गांव में। अच्छा, एक आंगनवाड़ी है पर विलेज और 2 हैं, एक हेल्पर भी है। तो अगर केवल गांव में राउंड ले लें और खाना ठीक से बंटवाएं, लेकिन ना इनको मालूम है कुपोषण क्या होता है, ना उनको वेइंग करना आता है बच्चे का, ना उनको लक्षण देखने आते हैं। इनको ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। और फिर हमने इनको ऊपर डाल दिया कि आप 11 रजिस्टर ख़त्म करो रोज़, ना लिखी पड़ी है ना वो तो सब झूठ। तो क्या आप इस दिशा में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? सब बदलाव होगा, मगर मुझे 6 महीना और चाहिए। चलिए मेनका जी, यहाँ पर ये बातचीत आगे जारी रहेगी आपके साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे लेकर बातचीत मेनका जी के साथ। हेलो पापा। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाए। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा, आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। 1 सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये जमीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी जी से। मेनका जी, अभी जो बात हो रही थी, एक और अहम मुद्दा जो इस मंत्रालय जो इसको आगे बढ़ा रहा है वो है पूर्वोत्तर की महिलाओं से जुड़ा मुद्दा। और हम देख रहे हैं कि खासतौर पर पिछले कुछ समय में खास तवज्जो भी दी गई है पूर्वोत्तर को, लेकिन उससे जुड़ा एक अहम मसला है सामने, महिला और बाल तस्करी का। आपकी कोशिशों में ये मुद्दा कितनी जगह पा रहा है?
ये हम लोगों ने इस साल ट्रैफिकिंग को और मेल न्यूट्रिशन को मेन मुद्दे बनाए हैं। ट्रैफिकिंग का अभी बहुत बड़ा वर्कशॉप हुआ है, जिसमें से हम बांग्लादेश और नेपाल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और इसमें कानून भी बदलना पड़ेगा, जो हम कानून ला रहे हैं अगले सेशन में, और एंटी ट्रैफिकिंग एक्ट जो अभी तक कभी बना ही नहीं है। दूसरा, इस पर हम लोग बहुत सारे चीज़ें जब फ्रूइशन पर आएंगे, ट्रैफिकिंग कमिश्नर बना रहे हैं, एंड देन हम लोग अपने आप पर ले रहे हैं। अभी तक तो इस मंत्रालय के पास इस पर इजाज़त ही नहीं थी काम करने के लिए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री करती थी। अब हम अपने ऊपर ले रहे हैं कि नहीं, हम इसको करेंगे। अब शुरुआत क्या हुआ है? शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से हुई है, लेकिन उसका नतीजा मैं आपको बता देती हूँ। हम लोगों ने फरवरी में पोस्टर्स लगाए हर ट्रेन पर, हर एक बोगी पर 4 पोस्टर्स लगे हैं, जिसमें वो लिखा है कि अगर कोई औरत आपको लग रहा है कि उसकी तस्करी हो रही है, या बच्चा खोया हुआ है, या तस्कर उसके साथ बैठे हैं, तो ये नंबर उन पर फ़ोन करें। इस पे केवल 20 स्टेशनों पर 5000 बच्चे और महिला हम लोगों ने पकड़े। तो सोचिए, 5000 कोई कम नहीं हुआ है। हम ये लाखों में जाएगा, करीबन 4 लाख पर ईयर। लेकिन इस पर हम लोग अगर 1 महीने में 5000 कर सकते हैं, तो आज सुबह ही मीटिंग हुई थी कि हम इसको स्टेप अप करके देखते हैं कि 1 लाख 2 लाख तक पहुँचे। जी बिल्कुल, एक पहला कदम बहुत उत्साहवर्धक है, महीने तो में उम्मीद की जा सकती है। दूसरा, फिर हमने खोया पाया शुरू किया है, वो बच्चों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। अगर आपके यहाँ कोई भी खोया है, तो आप उसकी तस्वीर, डिटेल्स लगा दीजिए, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई भी देश में देख सकता है, कोई भी। पहले तो ये होता था खाली पुलिस देख सकती जी। और पुलिस के पास ना टाइम है, ना कोई इच्छा है देखने के लिए। एक बच्चा नहीं पकड़ा गया। अब उस खोया पाया के जरिए भी हम लोगों ने हजारों को पकड़ा। अब अगर महिलाओं की बात करते हैं, तो एक अहम मुद्दा जो अभी हाल फिलहाल सुर्खियां भी बटोर रहा था, और वो था वैवाहिक दुष्कर्म का मुद्दा। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं, यूनाइटेड नेशंस तक की रिपोर्ट्स हैं, कि हमारे देश में 2/3 से ज़्यादा शादीशुदा महिलाएं हैं जो या तो मारपीट या फिर वैवाहिक दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। अब इस दिशा में आप क्या कदम उठाएंगी? देखिए, उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, आई थिंक सेक्शन 498, उसके नीचे ये कवर है। अगर औरत जाकर के शिकायत करे किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, तो इसमें उसको अहमियत मिलती है कार्रवाई में। मुसीबत तो ये है कि बहुत कम औरतें शिकायत करती हैं, औरत चुप रह जाती है। अगर उसने शादी का अंत देखना है, अगर आखिर में उसे फेड अप होकर के मार खाते वो तंग आ गई है, तब वो जाकर के 498 को इस्तेमाल करती हैं, और फिर मर्द जेल जाता है। लेकिन मेनका जी, जब वैवाहिक दुष्कर्म की बात करते हैं तो उसके भी कुछ नियम है 498 के तहत भी। क्या कानूनन इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या बढ़ हम सकते हैं? सरकार की ओर से कुछ सकारात्मक कदम की उम्मीद कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं। वी आर लुकिंग इनटू इट कम्प्लीटली। पहले तो होम मिनिस्ट्री कह रही थी कि हम नहीं कर रहे, और हम भी उनके पीछे पीछे चले। लेकिन हमारे ऊपर जब पहाड़ टूटी और लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर कुछ करना है, तो फिर हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, एंड वी आर लुकिंग इनटू हाउ वी कैन मेक दिस बेटर, जिसमें औरत को ज़्यादा बल मिले। क्योंकि आपने कहीं ये भी कहा था कि कुछ ठोस तादाद में मामले सामने आएंगे तो हम इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। लोग कह रहे थे कि इस मैरिटल रेप पर आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने पहले ये बोला कि अगर आप मुझे बता दो कि शिकायतें इसकी कहाँ होती हैं, तो मैं ये आंकड़े लेकर के होम मिनिस्ट्री के पास जाऊँ। मैं अगर अभी चली जाऊँ, कह दूँ कि देखिए, मैं कहती हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ और मैं मंत्री हूँ कि ये बदलना है, वो कहेंगे आंकड़ों के बल पर हम कर सकते हैं। जब औरत का रेप होता है, चाहे उसका पति क्यों ना करे, वो शिकायत करती ही नहीं है। और यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदुस्तान की, पूरे दुनिया की अगर आप ले लें आंकड़े, जिन जिन देशों में भी मैरिटल रेप का एक स्पेसिफिक क्राइम है, वो भी आप देखेंगे पूरा खाली जाता है। एक बात बताइए, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 है, इसको लेकर भी आप काफ़ी कोशिश में रही हैं कि कुछ हो जाए। सरकार के बीच कुछ आम सहमति बनती नजर आ रही है इस पर? ये अभी तक पड़ा हुआ है कैबिनेट में, तो जिस दिन आएगा कैबिनेट में तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन 2 साल हो गए। कुछ उम्मीद इस दिशा में? फिलहाल तो नहीं। एक अहम बात जो आपके लिए कही जाती है वो ये है कि आप उन मंत्रियों में से हैं जो खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात सामने रखती हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये विचार सरकार के विचार से मेल नहीं खाते। कुछ मुश्किलें आती हैं इस वजह से आपके साथ? नहीं, ऐसे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर बातचीत करने पर सब लोग मानते हैं या मैं मान जाऊँ उनकी बात।
तो जब मैं कोई चीज़ रखती हूँ, एक तो मैं यूँ नहीं बोलती हूँ कि बस मन में आ गया तो बोल दिया, उस पर विचार करके, सोच करके कि क्या क्या तरीका हो सकता है जो ये काम और अच्छा हो सके, तो फिर मैं आइडिया रखती हूँ। अब जब मैं आइडिया रखती हूँ तो कभी कभी शरीर में जब एंटीबायोटिक आता है तो पूरे शरीर में बुखार चढ़ जाता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते, मिसाल PCPNDT एक्ट में जब मैंने कहा कि आप कब तक हम लोग डॉक्टरों को जेल में डालते रहेंगे, जो हम करते आ रहे हैं पिछले 10-15 साल से। आजकल आप इंजेक्शन से खून निकालें और 2 ही हफ्ते में पता चलता है कि आपको लड़का होना है या लड़की। ये दुबई तक पहुंच गया है, अब हिंदुस्तान में ज़रूर आ गया होगा अंडरग्राउंड। इसका मतलब है कि हम लोगों को अब आगे सोचना पड़ेगा कि हम लड़की को कैसे बचाएं। बिल्कुल। तो जब मैंने पहली दफ़ा कहा तो बहुत हाय हुल्लड़ मचा कि नहीं ये तो मेनका गांधी बिल्कुल ठीक नहीं बोल रही है, बिल्कुल ठीक नहीं बोल रही है। मुझे पूरा मेडिकल एसोसिएशन ने सपोर्ट किया, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब हेल्थ मिनिस्ट्री मान गई है, NGOs, वही NGO जो मेरी खाल उधेड़ रहे थे, वो भी मान गए हैं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू करें कि हम जो भी प्रेग्नेंट होता है उनका रजिस्ट्रेशन करवा दें पंचायत में, और फिर 9 महीने के बाद हम देखें उनका लड़का हुआ है, लड़की हुई, या कुछ हुआ भी कि नहीं। मेनका जी, इतनी सारी समस्याएं हैं हमारे समाज से जुड़ी हुई, लेकिन हर स्तर पर काम करना बहुत ज़रूरी है, खासकर ग्रामीण कस्बों में, दूर दराज के क्षेत्रों में। वहाँ पर सरपंच को लेकर हम इतना काम कर रहे हैं, कहाँ तक वो एक बदलाव लाएगा सामने? 2 लाख औरतें हैं जो सरपंच हैं इस देश में। ये 2 लाख सरपंच कभी आगे बढ़ती नहीं है, ना MLA बनती है, ना MP बनती है, ना कुछ और बनती है। वहीं के वहीं 5 साल के लिए राज करती हैं और सो जाती हैं। अब वो राज भी क्या राज होता है, जब वो बनती हैं तो सीधा घूंघट पहन करके चले जाते हैं वापस, और उनके पति जो सरपंच पति और प्रधान पति अपने आप को कहते हैं, वो सरकारी मीटिंग में जाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। और अगर वो पैसा चोरी भी करते हैं तो ना हम उस औरत को जेल में डाल सकते हैं, ना उसके पति को, क्योंकि उसके हस्ताक्षर कहीं है नहीं, और ये औरत को हमें मालूम है कुछ तो इनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। इनको कभी किसी ने ट्रेन नहीं किया, कभी नहीं। हर 5 साल, 40 साल से हम हर 5 साल 2 लाख औरतों को बना रहे हैं और कभी ट्रेन ही नहीं करते। तो अब हम लोगों ने एक किताब बनाई ट्रेनिंग की, और ये शुरू भी हो गया, झालावाड़ से शुरू हुआ है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये औरतों को क्या क्या ट्रेनिंग, मैंने खुद लिखा है ये। एक तो कारीगर, यानी कि नाली कैसे बनते हैं, सीमेंट का क्या मिक्स होना चाहिए, अगर आप कमरे दे रहे हैं तो क्या कितने बड़े कमरे होने चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। दूसरा, सरकार से पैसा कैसे निकाला जा सकता है, ये पैसा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये सारा काम आपके मंत्रालय के तहत आता नहीं है वैसे देखा। अब आ गया है। अच्छा। मैंने कहा ना कि हम सब जगह हाथ मार रहे हैं, क्योंकि औरतों का कल्याण करना है तो हर तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये शुरू हो चुका है, और मैंने 6 महीने दिए हैं। एक सरपंच की ट्रेनिंग हम करेंगे कि वो क्या कर सकती है, और क्या राइट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू कीपिंग बुक्स। और अगर मुझे सरपंच पति कहीं दिखाई दिया तो ऑर्डर चले गए हैं कि ये सरपंचिनी को उसको क्या बोलते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ। और अगर हम सरोगेसी की बात करते हैं, फॉस्टर केयर की बात करते हैं, कुछ ऐसे सोच है जो हमारे समाज में अभी आगे और बढ़ाना इन्हें ज़रूरी है। कहाँ तक आपका मंत्रालय इस चुनौती को फेस कर रहा है? फॉस्टर केयर ये है कि जो भी लोग बच्चों को अपनाना चाहते हैं वो 2 साल के नीचे अपनाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि वो 5 साल, 6 साल, 10 साल का बच्चा ले ले। तो लेकिन हमारे लाखों ऐसे बच्चे हैं अनाथ आश्रमों में जो 5 साल से लेकर के 10 साल तक हैं। उनका क्या किया जाए? अब विदेश में फॉस्टर केयर नाम की चीज़ थी, हमारे देश में था ही नहीं। तो JJ एक्ट में हमने कानून बनाया पिछले साल कि जो भी लेगा, आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गोद लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारा बच्चा ले लें, अपने घर में रख लें, उसके स्कूल चले जाए, आपके बच्चे की तरह पल जाए, तो हम आपको हर महीने 2000 रुपये दे देंगे, उसके स्कूल के लिए, उसके कपड़ों के लिए, उसके रहन सहन, उसके खाने के लिए। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में करीबन 3000 बच्चे अडॉप्ट हुए हैं। अडॉप्ट नहीं, फॉस्टर केयर में गए हैं, लेकिन बाकी प्रदेशों में ये बहुत आहिस्ता चल रहा है। राजस्थान में जी इतना सारा काम आप संभाल रही हैं, इतनी महिलाओं और बच्चों से जुड़े इतने पहलू हैं जिन पर जितना भी काम किया जाए कम लगता है। ऐसे में जो आपके दिल के करीब विषय है जानवरों का विषय, अपने पेट्स को कितना टाइम दे पाती हैं? मेरे पास 36 अस्पताल हैं जो मेरे हैं, जो मैं चलाती हूँ।
बिना कोई गवर्नमेंट ग्रांट, बिना कोई इंस्टीट्यूशनल ग्रांट, और सब के सब फ्री। तो उसमें पता नहीं समय कितना जाता है, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा होती है कि ये चलें, क्योंकि ये सेवा ही कर रहे हैं और वो भी समाज सेवा। अगर कल मैं जानवर पैदा हो जाऊंगी तो मैं भी चाहूँगी कि कोई तो है मेरा देखभाल करने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मेनका जी, जो भी काम आप कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जब 3 साल पूरे होने पर आपसे मुलाकात होगी तब आप और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हमें और अच्छे फैक्ट्स पेश कर पाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।